मदनपल्ली रुकने असेंबली की हैसियत से वाईएसआर पार्टी की जानिब से 2024 के उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला क्या निसार अहमद साहब हैं, इनसे बात करते हैं। 2024 के इंतखाबात में आने की अहम वजह क्या थी आपकी? क्या आप किसी सियासी खानदान से ताल्लुक रखते थे? क्या माजी में आपके वालिद साहब या दादा साहब या कुछ रिश्तेदार आपसे सियासत से जुड़े थे, या आप पहली मरतबा सियासत में दाखिल हुए? अस्सलाम वालेकुम। पहली बार डायरेक्ट मैं आके पंचायत राज डिपार्टमेंट में डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जैसा जॉब कर रहा था। जॉब करने के बाद हकीकत में पहले से जो हमारी फैमिली है वो आगे पॉलिटिकली ओरिएंटेड फैमिली, पॉलिटिकली बेस्ड था हमारा। हमारे अब्बा जो थे वो जामिया मस्जिद के मुतवल्ली, 35 साल तक जामिया मस्जिद के मुतवल्ली थे। तो उस टाइम में हालात ऐसे थे, जो भी सियासतदान जो भी मदनपल्ली को आता कंपलसरी हम लोग नहीं जाते थे उनके पास। अब्बा ही उनके जैसे सियासतदानी से हमारे वालिद के पास आते थे। आने के बाद एमएलए कैंडिडेट हो या तो फिर चेयरमैन कैंडिडेट मदनपल्ली को खड़ा करना हो तो अब्बा की राय लेते थे, उनका सपोर्ट मांगते थे। फिर वो देने के बाद वो लोग आके फिर वो कैंडिडेट अनाउंस करते थे। एक कंटिन्यू एक ये चलता था पहले ज़माने से। वैसा हर टाइम में भी जो भी काउंसलर टिकट आता, हमारे अब्बा तो काउंसलर टिकट्स मस्जिद में बैठ के बांटे हैं। मस्जिद में बैठ के हमारे पास मस्जिद में एक 10-15 वार्ड्स हमारे अब्बा को मुस्लिम वार्ड्स दे देते थे। तो मस्जिद में बैठ के सबसे मशवरा करके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जैसा था, जैसे सबको बिठा के मशवरा करना, वो मशवरे में जो भी चीज़ आती थी उसके हिसाब से फैसले लेना करके सबको बिठा के सबके मौजूदगी में एक मशवरा करते थे। मशवरा करके किसको टिकट देना करके। हकीकत में क्या है, मस्जिदों को हम लोग क्या समझते हैं, मस्जिदों को सिर्फ इबादत की जगह समझते हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं वो क्या कहे, मस्जिदों को नमाजों के सिर्फ नमाजों के लिए नहीं रखे, इबादत गाह भी है। साथ ही साथ हर पॉलिटिकल डिसीजन संदेह हर चीज जो भी लेते थे मस्जिदों को ही बेस बना के लेते थे। तो उस तरीके से उस सुन्नत को जिंदा करते हैं हमारा अब्बा पूरा मस्जिद को सामने रख के पूरी सियासत चलाते थे। उसकी वजह से हर सियासतदान आके हमारे अब्बा के वालिद के पास आता था, वालिद के पास आके डिसीजंस लेते थे, वो ये करते थे। वो दौर में ऐसा चलता था। इस हिसाब से हमने पहले से पॉलिटिक्स में एक बहुत अच्छा ताल्लुक भी है, पॉलिटिक्स से बहुत टचेस हैं। इसमें सबसे ज्यादा अब्बा आके राजशेखर रेड्डी साहब बहुत चाहते थे। उनके वालिद थे जो राजा रेड्डी साहब हैं, वो हमारे अब्बा के खास दोस्त थे। वो जब भी बेंगलुरु जाते थे तो मदनपल्ली में हमारे घर आते थे, आके चाय पी के फिर थोड़ी देर बैठ के फिर वो वापस बेंगलुरु को जाते थे। फिर रिटर्न में भी ऐसे ही करते थे। वैसा हम लोगों का अच्छा रिश्ता राजशेखर रेड्डी साहब की फैमिली से बहुत अच्छा रिश्ता था। उस हिसाब से वो लोग बहुत बार हमारे राजशेखर रेड्डी साहब हमारे मुझे कोशिश भी की है, मदनपल्ली टिकट तुम्हारे बेटे को देता हूँ, ले लो। हमारे अब्बा क्या करते थे, वो ये चाहते थे कि हम लोग डायरेक्ट पॉलिटिक्स में एंटर नहीं होना। हम लोग किंग मेकर जैसा है, काफ़ी है। हम लोग आके किंग्स बनना नहीं है, इसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, सब है। किंग मेकर बन के हम लोग चलाएंगे करके। तो उस हिसाब से हम लोग आके इतने दिन किंग मेकर बन के ही हमारे अब्बा चलाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं फिर हमारे अब्बा के इंतकाल के बाद मैं फिर खुद रिजाइन करके जॉब को वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, फिर डायरेक्ट पॉलिटिक्स में एंटर हुआ। सर, खासतौर से शहर मदनपल्ली की एक तारीख रही है, गुज़श्ता 20 साल से एक ही खानदान के लोग एमएलए बनते आ रहे हैं, और एकाएक इस बार वाईएसआर पार्टी से आपको 2024 में एमएलए की टिकट देने के बाद आप इस पर क्या कहेंगे? खासतौर से अवाम जो कि उन्हीं की फैमिली को वोट देने पर आमदा थी और उन्हीं को वोट दी, इस पर आप क्या कहेंगे? एक ही फैमिली के लोगों को करीब ऑलरेडी वो 10 साल तीसरी बार उनकी फैमिली से एक बार एमएलए बनने का मौका उनको मिला है। कुदरत उनको अच्छा मौका दिया। लेकिन ऐसा है कि आज पब्लिक में जिस तरह से डेवलप करना था, जिस तरह से वो लोग अवाम की खिदमत करना था, खासकर मुसलमानों की खिदमत करना था, उस तरह से वो लोग नहीं किए। फिर आके और राजशेखर रेड्डी साहब जो उनकी फैमिली को आगे बढ़ाया, आगे लेके गए। बाद में क्या हुआ, वो लोग छोड़ के दूसरे पार्टियों में जाना, ऐसा सब कुछ हुआ। बाद में लोग की भी यही ख्वाहिश थी कि इस बार अलग दूसरे आदमी को सामने लाना, बल्कि हमारे पितरी रामचंद्र रेड्डी साहब हो, मिथुन रेड्डी साहब हो, क्योंकि हमारे अब्बा से उनका अच्छा ताल्लुक था। ये इतने दिनों से ये लोग डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं आए। ये लोग आगे डिजर्व कैंडिडेट्स हैं ये पोस्ट के लिए, इसलिए इस बार इनको ला के एक्सपेरिमेंट करेंगे करके मुझे फर्स्ट टाइम ये लोग लेके आए पड़ा इसमें। लेकिन बदकिस्मती से थोड़े वोटों की मार्जिन से मैं हार गया। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं। हर शर में खैर है, अल्लाह ताला जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। उसके हर इरादे पे हम लोग लब्बैक करके आगे जा रहे हैं। इसी दिला में हारने के दूसरे दिन से हार मुझे जैसे ही मुझे हुआ, उसके नेक्स्ट डे से ही मैं पब्लिक में जाना शुरू कर दिया। सब लोग हैरान थे। सब लोग आके, बहुत से लोग आके मुझे पूछे कि तुम हार गए ना, इतना पैसा गंवा लिया ना, ये ना वो ना करके बोले। मैं बोला उनको, हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सब लोग आके मुझे ये पूछे। मैं उनको ये बोला, मैं पैसा हारा
जो हरा मुझे फिक्र नहीं, तुम लोगों की सबकी मोहब्बत मुझे मिली वही काफ़ी है करके मैं उनको बोला। तो वो लोग इतना खुश हुए। इस तरह से मैं पब्लिक में अपनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक लेके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ा लेके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से आज इस्लाम फैला है बोले तो सिर्फ तलवार के बल पे नहीं फैला है, इस्लाम जो फैला है वो आके अखलाक के बल पे फैला। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक़ात थे, जो उनकी किरदार था, उनकी जो सीरत थी, ये ज़माने में बहुत ज़रूरी है। वो उस तरीके से हम वो उसको सामने रख के मैं उनके तरीके से मोहब्बत के साथ अच्छे से सबसे पेश आता हुआ आगे जा रहा हूँ। अल्लाह ताला की कामयाबी मेरे साथ है। उनका तरीक़ा के रहने की वजह से हर जगह से मेरा बोलबाला है। आगे चल के पब्लिक भी राइट चॉइस करे, आप लोग उनकी फैमिली को छोड़ के ये आदमी को सामने लाए, बहुत अच्छा करे बोल के हमारे रामचंद्र रेड्डी साहब को, मिथुन रेड्डी साहब को, सब लोग उनकी वाह वाह कर रहे हैं। सर, खास तौर से जबकि देखा जाए तो जबकि शाहजहां भाई जो एमएलए थे, उन्होंने माजी में बहुत से वक्फ की जमीनें और दीगर जो भी कौम की तरक्याती काम है उस पर तवज्जो दी और काम भी करने का उन्होंने दावा कर रहे हैं। उसके बाद 2019 में आप ही के पार्टी की तरफ से नवाज बादशाह साहब एमएलए थे, उनके दौरों में कुछ तरक्की नहीं हुई का इल्जाम है, इस पर आप क्या कहेंगे? शाहजहां बादशाह साहब जो फर्स्ट टाइम एमएलए बने तो उनके टाइम में क्या फैसला हुआ, हाई कोर्ट में जो केस डाले हुए थे उसमें हमारे अब्बा जो मस्जिद की कमेटी थी वो लोग सब क्या करें, जब वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी जो टिप्पू सुल्तान साहब दिए थे, टिप्पू सुल्तान शहीद जो जगह मुसलमानों के लिए गिफ्ट में दिए थे, वो जगह के बारे में दूसरों के कब्जे में थी। तो बहुत साल वो यहाँ के लोकल कोर्ट में चली, हाई कोर्ट में भी केस चला। हाई कोर्ट में भी चलने के बाद क्या हुआ, हमारे अब्बा ये लोग जो मस्जिद के पुराने मदनपल्ली के लोग हैं वो लोग सब डाल के केस डाले। उसमें अब्बा मुतवल्ली होने की वजह से वो भी आगे थे। केस बहुत साल चला, बहुत खर्च करे। हाई कोर्ट में क्या हुआ, फेवरेबल डिसीजन ये एमएलए होने की तो वक्त में आ गया। वो आने के वक्त में क्या आया बोले तो ये जगह मस्जिद की है, ये जगह वक्फ की है, इसे आके ये करो, कलेक्टर को एवैक्यूएट कराओ, जो कब्जा करके रखे हैं उनको सबको खाली कराओ बोल के उनके मौजूदगी में ये डिसीजन आया। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। और मैं वो टाइम में ये लोग ये भी आगे बढ़ के वो जो कब्जे में थी ज़मीन उसे सब ये लोग खाली करा, अच्छा किया। मैं क्या बोल रहा हूँ, उस टाइम में अगर उस टाइम में अगर मुसलमान ही एमएलए थे, उस टाइम में अगर गैर कौम भी एमएलए होता, मुसलमान ये मदनपल्ली का एमएलए, तो भी ऑलरेडी कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए थे, तो ये कराना बहुत बड़ी काम नहीं था। क्यों बोले तो कांग्रेस में हमेशा मुसलमान हमेशा कांग्रेस का साथ दिए थे, तो ये भी फर्स्ट टाइम एमएलए कांग्रेस के बने। तो उस टाइम में इनकी जगह में कोई भी होता तो भी ये काम करता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनके हाथ से कराया, बहुत अच्छी बात है। तो पूरा एवैक्यूएशन हो गया। उसके बाद से डेवलपमेंट हॉस्पिटल बनते करके बोले अभी तक हॉस्पिटल का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रूम्स वाले हैं। जिस तरीके से उस जगह को डेवलप करना था अब तक वो भी नहीं करे। इसलिए अब इंशाअल्लाह आगे चल के हमारे हाथ में गवर्नमेंट आएगी। अभी वक्फ बोर्ड का भी क्या कि प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, आगे चल के फिर गवर्नमेंट वैसे रास्ते का जगन मोहन रेड्डी साहब आएंगे, ये पार्टी हमारी जगन वैएसआर पार्टी अगर फिर रूलिंग में आएगी तो उसके अच्छे से अच्छे तरीके से हम डेवलप करने का भी पब्लिक को वादा किया हूँ, जरूर करके रहेंगे हम लोग। 2019 से 2024 तक आप ही के पार्टी के यहाँ पे रुकना सम्मिलित है। उस दौर में लोगों का इल्जाम है कि उस दौर में तरक्की नहीं हुई, जो होना था काम जो आप बता रहे हैं, अस्पताल लीगर सहूलियात जो फराहम करने में उस वक्त नवाज बादशाह नाकाम रहे, इस पर आप क्या कहें? वो 5 साल में जब उनके भाई साहब रूलिंग में थे, हमारे वैएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए का ये थे, वो रूलिंग होने के बावजूद भी वो कोशिश करने का, लेकिन जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट किए वो करेंगे, उनके हाथ में होएगा बोल के, हाँ बेशक उनके हाथ से नहीं हुआ। लेकिन इसीलिए भी नेक्स्ट टाइम उनको टिकट नहीं आने की वजह भी यही है शायद, इसीलिए उनको नेक्स्ट टाइम भी टिकट नहीं दिए। अब ये बार फिर हमको मुझे कैपेबल समझे, मुझे दिए। अब कुदरत का फैसला ऐसा था कि हम लोग हार गए। इंशाल्लाह फिर दोबारा मेरे हाथ में पावर आएगा, जो भी आएगा तो अच्छे से अच्छे तरीके से वो ज़मीन को हम लोग डेवलप करेंगे। शहर मदनपल्ली में जबकि मुस्लिम वोटर्स की तादाद कसीर होने के बावजूद भी दीगर वोटर्स भी हैं, लेकिन एक मदनपल्ली की तरक्की के लिए लेकिन जो भी एमएलए आता है उसके ऊपर तवज्जो खास तौर से जो वादे करते हैं उस पर मुकम्मल नहीं किए जाते। जबकि यहाँ पे बेंगलुरु का जो ट्रैफिक जाम हो जाती है और ड्रेन का सिस्टम एकदम नाकारा हो चुका है और दीगर जो भी यहाँ पे जो मुश्किलात हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मदनपल्ली शहर जैसे पहले था, मदनपल्ली जो म्यूनसिपालिटी थी वो आके पूरे स्टेट में, मतलब जॉइंट आंध्र प्रदेश कर्नाटका सब होने के टाइम में मदनपल्ली द बेस्ट म्यूनसिपालिटी थी पूरे आंध्र प्रदेश के, जॉइंट आंध्र प्रदेश के। उतनी अच्छी म्यूनसिपालिटी, इतने अच्छे से काम करने की म्यूनसिपालिटी है, इतना क्लीन, इतना नीट, हर चीज़ से सब थी। लेकिन क्या हुआ, ये मदनपल्ली का एटमॉस्फेयर देख के, मदनपल्ली का क्लाइमेट देख के क्या हुआ, आसपास के गांव वाले, आसपास के छोटे मोटे शहरों वाले सब आके मदनपल्ली में आके बसना शुरू हो गए। उसकी वजह से मदनपल्ली का पॉपुलेशन का लास्ट 15 साल से 20 साल से अबनॉर्मल बढ़ गया।
बढ़ के आज ऐसा हो गया कि बहुत सारे घर आ गए, बहुत सारे ये आ गए। अब उसको डेवलप करने के लिए और म्यूनसिपालिटी है उसे ग्रेटर म्यूनसिपालिटी बना के और उसे बड़ा बना के उसको भी हमारे हाथ में लेके उसे डेवलप करना, ये सब करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं कैनवासिंग को भी जाता था तो लोगों को रोज बोलता था, इतने दिन सब मदनपल्ली को आके एक एमएलए की जरूरत थी, लेकिन ये अब जो मैं आया हूं इस टाइम में मदनपल्ली को एक एमएलए की जरूरत है जो इंजीनियर है। मैं इंजीनियर हूं बेसिकली, मैं आके सिर्फ और सिर्फ आके डेवलपमेंट में काम किया हूँ। लास्ट 30 ईयर्स से मैं पंचायत राज डिपार्टमेंट में मैं इंजीनियर था। बहुत अच्छे से मुझे डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैसे करना क्या है, सब कलेक्टर्स के साथ मैं फिरा हूँ, सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स के साथ फिरा हूँ, और साथ ही साथ अच्छे से अच्छे पॉलिटिशियंस के साथ भी मैं फिरा हूँ। क्यों बोले तो इंजीनियर बोले तो पॉलिटिशियंस के साथ साथ जानना घूमना पड़ता है। इस तरीके से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी नॉलेज मुझे है कैसे डेवलप करना क्या करना बोल के। इसलिए कहा मैं कैनवासिंग में भी यही लोगों को बनाया कि इस बार मदनपल्ली को एक इंजीनियर की जरूरत है एमएलए जैसा। इसको आएंगे तो बहुत सी चीजें मदनपल्ली को करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल रोड वाइडनिंग का सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम आप बोले जैसा ड्रेनेज सिस्टम भी खराब है, और आगे बाईपास रोड नहीं है, आउटर रिंग रोड की जरूरत है, और लोकली एक ये है ना कोमटुआनी चरू बोल के वो सॉरी वो एक तालाब है इधर, वो तालाब में भी एकदम उसको भी अच्छा पार्क बना सकते हैं। इसका स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम बना सकते हैं। हर तरीके से भी रोड्स आके ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं है। हर चीज को सेट करने के लिए एक अच्छे से अच्छा इंजीनियर और जो टोटली डेवलपमेंट मोटिवेटेड हो, डेवलपमेंट की तरफ ही कॉन्सेंट्रेट करने वाला हो, और उसके साथ साथ इसको जैसे मदद करने के लिए भी जैसे हमारे मिथुन रेड्डी साहब है वैसा एमपी होना, सेम ऐसा जगनमोहन रेड्डी साहब जैसा। और जगनमोहन रेड्डी साहब और मिथुन रेड्डी साहब में हमको गैप क्या है, सिर्फ हमको जगनमोहन रेड्डी साहब सिर्फ 2 स्टेप्स दूर है। एक स्टेप हम लोग जगनमोहन रेड्डी साहब मिथुन रेड्डी के साहब के साथ डालेंगे, दूसरा स्टेप आके जगनमोहन रेड्डी साहब है। इतना करीब है हमको जगनमोहन रेड्डी साहब, ये आके हमारी खुशकिस्मती है। तो इसको कैश कर लेना, इसको हर चीज से हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स रेडी करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले लेके मिथुन रेड्डी के साथ जाएंगे। वो पहले से ही बहुत खुशकिस्मत, वो बहुत खुश होते हैं ऐसी चीजों के लिए। डेवलपमेंट के लिए कोई एमएलए कोई फाइल लेके आएगा तो वो इतना खुश होते उसको लेके वो आके जगनमोहन रेड्डी साहब के पास जाते, वहां जाके हम लोग अप्रूव कराते। जैसे हमारे मंडल हेडक्वार्टर्स है, रामसमुद्रम है, निमनपल्ली मंडल हेडक्वार्टर्स है, उसे आज तक भी सिंगल रोड है, उसको डबल रोड करने का भी वादा मैं किया था, वो भी कराना है। इतना अच्छे से डेवलप, इसके लिए डेवलपमेंट के लिए भी मेरा एक की नॉलेज ही नहीं है। मैं अगर एमएलए होता तो इंटेलेक्चुअल्स की एक मीटिंग बिठा था, जैसे रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं जो मदनपल्ली में हैं, वो लोग आके पीसफुल से रिटायर होकर जिंदगियां गुजार रहे हैं, उनके सर्विसेज सुन के नॉलेज हम लोग लेना, एक इंटेलेक्चुअल्स मीटिंग बिठाना, वो मीटिंग बिठा के उनके राय लेके किस तरीके से हमको फाइल बनाना, किस तरीके से कहाँ लेके जाना, सब लेके उनका मदद लेके साथ हम लोग लेके, हमको मदद करने वाले मिथुन रेड्डी साहब हैं, आगे चल के जगनमोहन रेड्डी साहब रहेंगे, पूरा करके लाएंगे तो अच्छे से अच्छी तरह एक टर्म यदि 5 साल मुश्किल उठाएंगे तो 100% मदनपल्ली का पूरा रूप बदल के हर तरीके से उसको अच्छे से अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं। आज हम लोग मदनपल्ली वाले बहुत ट्रैफिक का प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, ड्रेनेज प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम से भी हम लोग ये हो रहे हैं। इंशाल्लाह आगे चल के हमारी हुकूमत आएगी, हर तरीके से मदनपल्ली की खूबसूरत मदनपल्ली हम लोग बनाएंगे। सर 2024 के इंतखाबात में शाहजहां बादशाह साहब ने खास तौर से कहा था कि वो रुकन असेंबली बनने, हाईटेक सिटी, सॉफ्टवेयर कंपनीज, इसके साथ साथ स्टेडियम और दीगर सहूलत से यहाँ पे तरक्याती काम करेंगे, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? शाहजहां बादशाह साहब जब एमएलए बनने थे उनका सेपरेट एक मैनिफेस्टो अनाउंस किए थे, वो सुपर 11 ऐसा कुछ था उनका। सुपर 11 रख के क्या क्या हो मैनिफेस्टो में बोले, और ब्रिजेस, हाई लेवल ब्रिजेस डालूंगा मैं, और आके मैं वो एक तालाब है उसको आके अच्छा ये बनाऊंगा, आउटर रिंग रोड बनाऊंगा, रोड वाइंडिंग्स का करूंगा, क्या क्या बोले हैं। लेकिन आज तक वो जो बोले हैं एक भी काम पूरा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किए। अब जैसे चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, वो बोलने के बाद सुपर 6 बोले और हार्डली 1-2 छोड़ के बचत कोई भी नहीं किया। ये भी उनके ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बोले हैं, अब तक कुछ भी नहीं किया। मैं भी थोड़े दिन पहले आवाज़ उठाया इसके बारे में, क्या है ये करके आवाज़ भी उठाया। मैं आवाज़ उठाया तो वो लोग को नेचुरली 1 साल तक टाइम दिया, 1 साल 3 महीने हो गया, अब तक कुछ डेवलपमेंट हुआ, वाइडनिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ, कोई भी काम आज तक कुछ भी हुआ नहीं है। ये गवर्नमेंट के पास, ये गवर्नमेंट कुछ भी करने वाली नहीं है। अगर ये करना चाहे तो भी ऊपर से कोई मदद मिलेगी नहीं। ओवरऑल 5 साल के बाद आप देख लीजिए, ये लोग जो बोले हैं एक भी काम नहीं कर पाएंगे, फिर हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है। और 5 साल हुकूमत करने के बाद कितना पीछे मदनपल्ली चला जाएगा हमको मालूम है, और स्टेट भी पीछे चला जाएगा। फिर हमारे कानून पर ही जिम्मेदारी आएगी, दोबारा मदनपल्ली को बिल्डअप करो, स्टेट को बिल्डअप करो, हर तरीके से जगनमोहन रेड्डी साहब के कानून पर ही
ये जिम्मेदारी आएगी। सर, ये आपकी पार्टी पे एक इल्जाम है, जबकि माजी के 5 साल आप ही की पार्टी ज़ेर इख्तियार थी, उस वक्त में क्योंकि माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन और दीगर उर्दू शोबे और जो भी माइनॉरिटीज़ को रिलेटेड थे उस पर नज़रअंदाज करते हुए वैसा पार्टी काम किया, इस पर आप क्या कहते हैं? ये सब एक बोलने का एक इल्ज़ाम है, होता है, जितना चाहे उतना करे, लेकिन उस टाइम में ये चाहिए था कि ये जो हमारे मसले हैं, जो मदनपल्ली का मसला है और जो दूसरे मसले हैं, ये इसके मसले अच्छी तरह से डायरेक्ट से कंसर्न ऑफिसर्स के पास लेके जाके, या तो कंसर्न मिनिस्टर्स जो हैं उनके पास लेके जाके, एमपी साहब को साथ लेके, अगर जगनमोहन रेड्डी साहब के पास जाते तो किए हैं थोड़े बहुत पूरा 100% नहीं कर पाए, 100% वो चीज़ें पूरे कर सकते थे कि उसके लिए वो लायक के इक़्तिदार की ज़रूरत थी, वो लायक के लीडर्स की भी ज़रूरत थी। उस टाइम में अब मालूम है, अब देखते देखते 2 साल तो कोरोना में ही चला गया, 2 साल में कोरोना चला गया, बहुत मुश्किल में फाइनेंशियल, चंद्रबाबू नायडू साहब गद्दी छोड़ के गए थे तो पूरे कर्जों में थे, 2 साल कोरोना में चला गया। जगनमोहन रेड्डी साहब जब आए उसके बाद से पूरे प्रॉब्लम्स है, फिर भी वो बहुत सारे कमिटेड थे, वो जो नवरत्नालू बोल के जो वादा किए थे पब्लिक को, उसके ऊपर पूरा कमिटमेंट थे। जगनमोहन रेड्डी साहब ऐसे हैं, एक बार वादा कर दिए तो 100% जो पूरा करके रहते हो, उनका ऐसा है, नहीं तो इनके जैसा नहीं, हवा में कोई भी वादे कर देने का, फिर उनको केयरलेस करने का। इलेक्शन के पहले एक मैनिफेस्टो रहता है, इलेक्शन के बाद एक मैनिफेस्टो रहता है। जैसे सुपर 6 आके इलेक्शन के पहले था, अब आके पोलावरम आ गया और आके ये आ गया, अभी ये हमारा कैपिटल आ गया, ऐसा अमरावती आ गया, ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनके ये रहते हैं। लेकिन हमारी पार्टी का यह है, ये एक बार बोल दिए 100% वो करते हैं हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब। इस तरीके से करने में वक्त बहुत कम था, उसमें थोड़े ये भी हुए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर 100% पूरा करेंगे। राजमपेट एमपी जो कि मदनपल्ली के भी ज़ेर निगरानी में आते हैं, वो मिथुन रेड्डी साहब पे बहुत से इल्जाम हैं, एलिगेशन हैं और केसेस हैं, और आप पेदर रेड्डी साहब के खानदान से आप बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। अब इस एलिगेशन में आपकी राय क्या है? पेदर रेड्डी साहब जो इनकी फैमिली है, ये लोगों के दिलों में इतना बस गई है, ये लोग कई साल लोगों के ऊपर मेहनत करे, कई साल उनके दुख दर्द पे साथ दिए, कई साल उनके हर प्रॉब्लम्स में साथ दिए, तो ये लोगों को पब्लिक में इतना अच्छा इनको क्रेज है। अब देखिए, अभी रिसेंटली इलेक्शंस भी चला था, उनकी फैमिली से ही एक एमपी और 2 एमएलए जीते। पब्लिक में उनको तो अच्छा रिस्पेक्ट है, हर जगह उनका बोलबाला है, हर जगह उनको चाहते हैं। ये पूरा चित्तूर डिस्ट्रिक्ट और आगे रायलसीमा में भी उनकी हवा चलती है। तो ऐसी फैमिली को किसी हालत में हमको नीचे उतारना, ये अपोजिट पार्टी वाले का एक प्लान, कैसे हमको नीचे उतारना। हम लोग तो उनके बराबर काम कर नहीं सकते। हम लोग क्या बोलते हैं, आप उनको नीचे उतारना बोले तो उनसे अच्छा काम करो, उनसे अच्छा काम करके पब्लिक का दिल जीतो तो 100% तुम्हारा बोलबाला हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये लोग तो कुछ कर नहीं सकते, अब उनको नीचे खींचना। अब नीचे खींचना बोले तो क्या करना है, तो कोर्टों में परेशान करना इनको। ये लोग आके गवर्नमेंट के फेल्यूर्स को नहीं दिखाना बोल के, नहीं दिखाए जैसा इनको कोई ना कोई हेडेक्स में, जैसे ये कोर्ट के केसों में जाके चिपका दिए तो ये लोग उसी में पड़े रहेंगे, उसी में रहते। इसीलिए ये नीयत से ये लोग क्या करे हैं, उनके ऊपर केसेस लिखकर केस बोल के डाल के, जो एक्चुअली उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, जस्ट उठा के उनको परेशान करना बोल के नीयत से ही उनको हमारे मिथुन रेड्डी साहब को जेल में डाले। उसके बाद आके कोर्ट में केस उनका चल रहा है। हमको आके कोर्टों के ऊपर पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह वो हमेशा पाक होके कुछ भी गलती नहीं, जैसा नीट से इनोसेंट बन के हर एक चीज़ ये करके और वापस आ जाते हैं। लेकिन उनका मेन ये क्या बोला था, ये फैमिली को जगनमोहन रेड्डी साहब से डिटैच करना, उनका मेन मतलब ये है। अब जगनमोहन रेड्डी साहब और पेदर रेड्डी साहब के बीच में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो इनकी मेन स्ट्रेंथ ये लोग हैं। इनको कट करना, झाड़ को नहीं काटे जैसे डालियों को काटो, वैसा इनके जो लगे हुए हैं इनको डिटैच करने की नीयत से इनके ऊपर नई से परेशानियां जिस दिन से आए हैं, गवर्नमेंट का दूसरा एजेंडा ही नहीं है, डेवलपमेंट की तरफ देखना नहीं है। अननेसरी केसेस डालो, जगनमोहन रेड्डी साहब के साथ के कौन है उनको काटो, बस यही चल रहा है। उस हिसाब से वो लोग क्या करें, इनके ऊपर केसेस डाल के उनको परेशान, क्या क्या केस, फॉरेस्ट ज़मीना ले लिया करके, टेम्पल की ज़मीना ले लिया करके, वो फाइल्स को उसे की करे बोल के हर तरीके से उनको हरासमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझते, जितना ये लोग उनको हरास कर रहे हैं, पब्लिक के दिल में उतनी खुन्नस बढ़ती जा रही है उनके खिलाफ। ये सब कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ एक नेगेटिवनेस आ रही है, अननेसरी इनको सता रहे हैं बोल के पब्लिक भी ग्रास्प कर रहे हैं। पब्लिक चुपचाप बैठे रहते हैं और हर चीज़ देखते हैं। उनका जो मेन ये है, जब राइट टाइम पे उनका डिसीजन ये करेंगे, और जगनमोहन रेड्डी, ये जो मिथुन रेड्डी साहब हो, पेदर रेड्डी साहब हो, फिर उसी तरीके से जिस तरह पहले से था उससे डबल फास्ट से, जैसे एक बाल को नीचे मारते हैं डबल ऊपर उठता है, इस तरह इनको कितना नीचे मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनके डबल फास्ट से ऊपर उठेंगे और उनकी फैमिली हमेशा पब्लिक को साथ देने के लिए हमेशा साथ रहेगी।
सर ख़ासतौर से देश भर में मुख्तलिफ जगहों पर खासतौर से एक मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है और ख़ासतौर रियासत आंध्र प्रदेश में वाईसीपी हर हमेशा से मुसलमानों की तायद की पार्टी मानी जाती है। अब 2024 के बाद वाईएसआरसीपी का इक़्तिदार नहीं होने की वजह से अब आने वाले फ्यूचर में वाईएसआरसीपी का स्टैंड मुसलमानों के फेवर में किस तरह रहेगा और मुसलमानों के साथ वाईएसआरसीपी पार्टी किस तरह रहेगी, इस पर आपका इजहार ख्याल कर देते। 2024 में जो इलेक्शंस हम लोग मतलब वाईएसआरसीपी पार्टी हार गई, हारने के बावजूद भी मुसलमानों को पूरा अकीदा है पावर में हो या ना हो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हमेशा मुसलमानों के साथ ही रहती है। ये एक ही वाहिद पार्टी है जो हमेशा मुसलमानों के हक में बात करती है। अब फॉर एग्जाम्पल सभी वक्फ बोर्ड का भी इशू देखिए, वक्फ बोर्ड का भी इशू हुआ तो राज्यसभा में और आगे वैसे ही लोकसभा में भी दोनों में भी हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब हमारे एमपीज जीते हैं। उन्होंने बोल के हमारी पार्टी का स्टैंड आके वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ था। इसी हिसाब से फिर कोई गवर्नमेंट भी कोर्ट को नहीं गई ये बिल के खिलाफ, हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब उसे कोर्ट को जाके उसके खिलाफ में भी बिल में हमने डाले। हमेशा से मुसलमानों के साथ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रही है, मुसलमानों को पूरा उनके पर पूरा भरोसा है, पावर में हो या ना हो 100% मुसलमानों के साथ ही रहते हैं। आगे चल के भी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे हम लोग मुसलमानों के हक में हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब की क़ियादत में हम लोग सब मिल के साथ करेंगे, मुसलमानों के साथ ही रहेंगे 100% आगे चल के। और फिर अगर रूलिंग में आ गए हम लोग तो दोबारा फिर मुसलमानों के अच्छे दिन आएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं हर चीज़ हम लोग हमारे मिथुन रेड्डी साहब को हो, जहाँ हमारे लोकल प्रॉब्लम्स हैं मिथुन रेड्डी साहब को, जगनमोहन रेड्डी साहब को साथ रख के 100% हम लोग मुसलमान जो हमारे लिए हमारे ऊपर जो एक्सपेक्ट करते हैं हमारे पार्टी के ऊपर, उससे बढ़ चढ़ के ज़्यादा तरीके से हम लोग उनकी खिदमत करेंगे। सर शेर मदनपल्ली में ख़ास तौर से ये माना जाता है कि हर जुमा आप कौन सी मस्जिद जाकर खासतौर से इलेक्शन हो जाने के बावजूद भी अवाम से मिलते हैं और ख़ासतौर से जो मसाइल हैं उनके मसाइल पर गौर व फिक्र करते हैं और इसी तरह हर मंदिर जाकर वहाँ के लोगों से मिलते हैं और उनके मसाइल सुनते हैं और उनको हल करने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। ये इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा खासकर एक मानना है जितना भी इंसान को मदद है, हर एक चीज़ जो भी हो, कुदरत की ताकत अगर नहीं है तो फिर बेकार है। तो हम लोग कुदरत को सामने रख के हम लोग, मेरा इरादा मैं कुदरत को सामने रख के ही काम करने वाला हूँ। इस तरीके से मैं हारने के दूसरे तीसरे दिन से ही हर जुम्मा को मैं उसी टाइम डिसाइड कर लिया, हर जुम्मा को एक नई मस्जिद, मतलब जो मस्जिद आज गया दूसरी नेक्स्ट वीक वो मस्जिद नहीं जाता। ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज में करीब मेरे ख्याल से 300-400 मस्जिदें हैं मदनपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में। हर जुम्मा को एक मस्जिद को विजिट करता हूँ, वहाँ के लोगों से बात करता हूँ, वहाँ के जो मोहल्ले में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। मैं मस्जिद के अंदर कुछ पॉलिटिक्स की बातें करता नहीं, जैसे मस्जिद से बाहर आ गए लोग को सबको एक जगह जमा करके वहाँ के प्रॉब्लम्स के बारे में, उन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। उनके हर मसले को भी उनको भरोसा दिलाता हूँ, जो भी आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं तो मेरे पास आओ, मैं आके आपकी मदद करता हूँ करके उनको भरोसा दिलाता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट हो गया तो नेक्स्ट जुमा जाता हूँ। और मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी कीमती कुदरत की देन क्या है तो एक जुम्मा है। अल्लाह ताला जुम्मा एक चीज़ हम पे नवाजा है। इसमें क्या होता है कि हर एक आदमी अपना कीमती वक्त, हर आदमी अपना 1 घंटा 1.5 घंटा आके मस्जिद के हवाले करता है। उस टाइम जुम्मा के दिन हर आदमी उधर जमा होता है। हालांकि 5 टाइम जाना है, लेकिन ज़्यादातर लोग आके जुम्मा में हर कोई आके दूसरी जगह रहेंगे तो भी जुम्मा की लोकल मस्जिद में आके नमाजें पढ़ते हैं। तो उस चीज़ का हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये जमाने का मकसद भी कुदरत का यही था कि सब एक जगह जमा होकर दूसरे प्रॉब्लम्स डिस्कस करना क्या है उसके बारे में जाना करके, ये मकसद से ये चीज़ आई है। तो इसका फ़ायदा उठा के हम लोग जाके एक जगह जमा होकर मस्जिद के बाहर आके सबको एक जगह जमा करके जो मुस्लिम्स के मसाइल हैं वो सब बात करता हूँ। उसी तरह मंदिरों को भी जाता हूँ, हमारे हिंदू भाई हैं वो लोग भी मुझे अच्छा वेलकम करते हैं। वहाँ भी जाके इनके लिए, जगनमोहन रेड्डी साहब के लिए, सबके लिए दुआएँ मांगता हूँ, मिथुन रेड्डी साहब के लिए दुआएँ मांगता हूँ। उसके बाद से चर्चों को हर संडे एक चर्च को जाता हूँ। ये चीज़ ऐसी चीज़ है जहाँ हर कोई लोग आके, जो नरम दिल वाले हर लोग आके उधर जमा होते हैं, उनके बारे में जाके उनसे मिलता हूँ। तो उससे मुझे उनसे ताल्लुकात भी अच्छे बनते और उनके लिए दुआएं भी हमारे लीडरों के बारे में हो जाती है। और क्या होता है, सबसे नए चीज़ों की ये भी होती है। इस तरीके से मैं आगे जा रहा हूँ। ये आके धीरे से मस्जिदों के पे जा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है। पर माइनॉरिटीज़ की मीटिंग भी थी विजयवाड़ा में भी, मैं यही बोला पूरे कौम के जितने भी मुसलमान हैं, जगनमोहन रेड्डी साहब है, राजशेखर रेड्डी साहब हैं, जो मुसलमानों के लिए जो मदद करे हैं, वो कोई मुसलमान सीएम होता तो भी इतनी मदद नहीं कर पाता।
तो इसलिए हम लोग उनके ऋण में हैं जगनमोहन रेड्डी साहब के, वो पार्टी को रख लेना हमारे लिए ज़रूरी है। आजकल हम लोग अपना घर, हमारा खाना खाए, हमारा पानी पिए, अपना कपड़े पहने गए बोले तो नहीं चलता। आजकल सियासत को भी साथ लेके चलना है। आज हमारे देश के हालात भी अच्छे नहीं हैं, हमको एक पार्टी की सख्त ज़रूरत है, हमेशा एक पार्टियों को साथ लेके चलना। तो ऐसे टाइम में जो जगनमोहन रेड्डी साहब हमारे लिए खड़े रहते हैं, उनको मदद करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारा हक बनता है। तो हम लोग भी उनको, मैं जैसे जुम्मा को जाता हूँ, मैं आवाज़ भी दिया, इसमें विजयवाड़ा में भी एक मीटिंग, माइनॉरिटीज मीटिंग हुई, तो मेरी आवाज़ यही थी, सब वाईएसआर पार्टी वाले जाओ, हर टाइम में एक मस्जिद को जाओ, नहीं तो लोग मस्जिद को जाओ, सबको बाजू लेके जाओ, वहाँ को समझाओ जगनमोहन रेड्डी साहब क्या किया मुसलमानों के लिए, 5% 4% रिजर्वेशन लेके आए, कैसा मदद की है, उनके आने के बाद से मुसलमानों में कैसा पढ़ाई पढ़े, कैसे लोग आगे बढ़े, हर चीज़ के बारे में उनको एक्सप्लेन करो, उसका फ़ायदा उठेगा, डेफिनेटली उसको कैश करो। ऐसा मैं ये भी बोला था कि ऐसा धीरे धीरे से एक एक खतरा डालेंगे तो चट्टान भी फट जाती है। इसी तरीके से आप लोग भी जाके उनके दिलों में डालो, जाके बात करो, बात करेंगे तो एक बहस छिड़ती है, फलाने MLA साहब, फलाने इंचार्ज साहब हमारे मस्जिद के पास आए थे, ये चीज़ बोले। ऐसा आज मदनपल्ली में मेरा यही हो रहा है। आज मैं एक मस्जिद को गया तो अगर 30 सालों के पास यहाँ एक बहस छिड़ती है कि निसार साहब फलाने जगह आए थे, इसके बारे में बोले, ये बोले, वो बोले, बोल के एक डिस्कशन चलते रहता है। इसको ग्रेजुअली लेके जाना है। हम लोग की जिम्मेदारी क्या है, जगनमोहन रेड्डी साहब को CM बनाने तक की हमारी जिम्मेदारी है, उसके बाद हमारा भला बुरा देखने उनकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे टाइम में अब उनकी हालत थोड़ी नाजुक है, ऐसे टाइम में पार्टी की हालत थोड़ी कमज़ोर है, इसको फिर हमको स्ट्रेंथन करना बोले तो हम लोग मिल के अभी से धीरे से, अभी 5 साल है, लास्ट महीने में देखेंगे, 6 महीने में देखेंगे तो होने की चीज़ नहीं है। अभी से हम लोग उसको बिल्डअप करके स्ट्रांग करते जाएंगे तो एक बार जगनमोहन रेड्डी साहब बोले तो वाई नॉट 175 करके इस चीज़ को दोबारा हम लोग अब मेहनत करेंगे। हर कम्युनिटी और YSRCP के हर पार्टी के हर कैडर वाले हिसाब से मेहनत करेंगे तो वाई नॉट 175 नेक्स्ट आने वाले 2029 इलेक्शंस में 100% हम लोग अचीव कर सकते हैं। सर, ये आपसे आखिरी सवाल है। सर, आप तालीम याफ्ता है और इंजीनियर भी हैं और आपने अपनी मुलाजिमत को छोड़कर सियासत में ख़त्म रखा है, ख़ासतौर से एजुकेशन के ऊपर, ख़ासतौर से मुस्लिम माशरे के साथ साथ दीगर जो भी माशरे में कौमें रहते हैं उनके लिए एजुकेशन की अहमियत पर 2-3 नसीहतें करें तो बेहतर रहेगा। मैं एक इंजीनियर होकर मैं अच्छे पोस्ट से, अच्छे कलेक्टर से, इनसे जॉब का साथ देके, बड़े बड़े इंजीनियर से साथ होकर मैं रिज़ाइन करके मैं ये जॉब करके आया। तो मुझे अच्छा मालूम है आज मुसलमान कौम आके बहुत नीचे दर्जे में है। खासकर अब संचार कमीशन में देखिए कि हिंदुस्तान के पूरे कौमों में सबसे नीचे दर्जे में जो कौम है वो मुसलमान कौम है। इसको तालीमी याफ्ता बनाने की सख्त ज़रूरत है। मुसलमान कौम जो पीछे है इनको साथ लेके जाना बोले तो एजुकेशन से हमको सामने लाना है। अब जैसे जगनमोहन रेड्डी साहब 4%, YSRCP रेड्डी साहब 4% कैसे लेके आए, कैसे मुसलमान आजकल पढ़ रहे हैं, अभी उसी तरीके से हमको पूरे एक इंस्टीट्यूशंस बना के, मुसलमान के इंस्टीट्यूशंस बना के, सबको अच्छे एडमिशन दिला के, हर एक खासकर एजुकेशन में हम लोग गौर कर देंगे तो हमारे राजशेखर रेड्डी साहब एक बोलते थे सिर्फ एजुकेशन से ही गरीबी दूर होती है करके। एजुकेशन किस फैमिली में आ गया, एक भी घर में बच्चा पढ़ लिया तो उनकी फैमिली की पूरी किस्मत बदल जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों को भी 100% एजुकेशन के ऊपर काम करना है। एजुकेशन को साथ लेके हम लोग को मुसलमानों में जो गरीबी है उसको दूर करना है। एक बार गरीबी दूर हो गई तो हमेशा 100% अल्लाह की तरफ ये होएगा। गरीबी आके बहुत बुरे काम करा देती है और उसको हक ना हक का तमीज़ नहीं रहती। गरीबी में उसको सिर्फ पेट पालने के चक्कर में बुरे काम कर देता है। इसलिए गरीबी दूर करना बोले तो एजुकेशन को साथ लाना, एक ड्राइव रखना मुसलमानों के मोहल्लों में, सब ड्राइव रख के 100% सब बच्चे पढ़े जैसा देखना। खासकर हमारे जो आलिमा हैं, जितने मौलवी साहब हैं, ये लोग सब मुसलमानों के तालीम की तरफ तवज्जो देके उनकी पढ़ाई के लिए, इनके लिए तवज्जो देके उनके आगे बढ़ाएंगे तो 100% अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आज एक पौधा हम लोग शुरू करेंगे तो थोड़े सालों के बाद वो भी झाड़ होता है, उसके बाद फल आते हैं, उसके तरफ से उसके बाद उसका फ़ायदा नज़र आता है। अब लगाते ही कोई भी झाड़ नहीं बनता। अब हम लोग थोड़ा वर्क कर दिया, अभी रिजल्ट आया नहीं बोले तो नहीं होता। करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर उसका फ़ायदा पूरे कौम को होगा। शुक्रिया सर। ये थे निसार अहमद साहब जो कि YSRCP के मदनपल्ली के असम्बली हल्के के इंचार्ज हैं और ख़ासतौर से 2024 में इन्होंने इंतखाबात MLA की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया और शिकस्त हुई और इन्होंने आज हमें साफ जाहिर कर दिया है कि किस तरह से इनकी शिकस्त हुई, किस तरह से हालात मदनपल्ली में लोग उसका सामना कर रहे हैं और आने वाली जो हुकूमत, फिलहाल जो हुकूमत है इसमें किस तरह के मसाइल हैं और आने वाली हुकूमत किस तरह के मसले हल करने पर इन्होंने जोर दिया। ख़ासतौर से जो कि यहाँ के जो हालात हैं और जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं और जो भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने
इन्होंने हमें साफ जाहिर करते हुए अपना इरादा जाहिर किया। उसके बाद 2029 में जो इनकी YSRCP की हुकूमत आने का इन्होंने दावा किया, उस वक्त जिस तरह से माशरे के जो हालात हैं, जो भी यहाँ के जो MLA की हैसियत से जो खिदमत करना है वो भरपूर और दिली व जान से यहाँ की कोशिश करते हुए उसे कामयाब करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। और खासतौर से इन्होंने यहाँ शहर के अवाम के साथ साथ पार्टी कैडर के और पार्टी के तमाम लीडरों को भी इन्होंने एक मशवरा दिया कि जिस तरह अवाम में लीडर रहना चाहिए उस तरह से रहे और अवाम के मसाइल हल करने पे बिना कोई जात मजहब देखे हुए आगे बढ़े और अवाम की खिदमत करे। एक बेहतरीन मौका अल्लाह हमें दिया है, इसको भरपूर इस्तेमाल करते हुए बिना कोई जात मजहब के आगे आकर अवाम के मसाइल हल करने में हर हमेशा आगे रहे। खासतौर से मुस्लिम माशरे के अवाम से और मौलवियों से और उलमाए कराम से और खासतौर से जो नौजवान बच्चे हैं उनसे आगे आकर इल्म हासिल करने की खास तवज्जो दिलाई और आने वाले दिनों में YSRCP की हुकूमत बनने पर हर मसले के लिए आगे खुलकर काम करने का भी इन्होंने यकीन दिलाया। कैमरामैन नईम के साथ सरदार, मुंसिफ TV, मदनपल्ली।